काइनेटिक वर्ड, आपके माइंड में ये शब्द आते ही क्या इमेजेस बनती है आपके माइंड में? काइनेटिक, सीधी अगर आप लोगों ने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो एक कि इस वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है? काइनेटिक। जैसे ही काइनेटिक वर्ड बोला जाता है, आपके माइंड में इमेजेस आती है कि ये क्या, ये है ना? ना ये वर्ल्ड कप की चाल नहीं है, काइनेटिक की चाल है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये काइनेटिक है। मतलब सीधी कहानी है कि सर काइनेटिक वर्ड का मीनिंग निकलते ही एक मोशन जो होता है वो हमारे माइंड में आता है। तो ये एक सिंपल हुआ काइनेटिक। ओके, तो इस काइनेटिक को हम हमारी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक का क्या मतलब है। जी हमें केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ रिएक्शंस होती है, तो एक रिएक्शन जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। सिंपल। तो ये कंसंट्रेशन होगी, और वो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है, वो कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो रही होगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होगी। बस इतनी सी बात है। यही हमारे लिए क्या है? काइनेटिक है। यही यही पे क्या नजर आ रहे हैं? मॉलिक्यूल का मोशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। इसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक बोलते हैं। तो जो काइनेटिक, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सर मैं यहां हूं, है ना? देखो बड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं काइनेटिक को, मतलब एक एक चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। काइनेटिक का क्या मतलब है? सर यहां हूं, ओके, यहां से ये चला, ये चला, लो मैं चला, है ना? यहां आ गया। देखो वहां से मैं यहां आ गया, तो मैंने क्या किया? वहां से यहां आया तो एक डिस्टेंस मैंने जो है तय की है। इस डिस्टेंस तक में मोशन किया, यहां से यहां तक, तो मैंने एक डिस्टेंस कंप्लीट कर ली है। ओके, तो ये क्या है? सिंपली काइनेटिक है। तो हमारे काइनेटिक के अंदर हम पढ़ना क्या चाहते हैं? रेट। सबसे इंपॉर्टेंट है रेट। तो रेट क्या होगी? अच्छा पहले वापस आ जाओ कि तुमने यहां से यहां तक तय किया, तो ये क्या है? डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस है ना? यस सर डिस्टेंस है। तो जो आपने डिस्टेंस जो फाइंड की है, यहां से जो आप गए हो मोशन के थ्रू, आपने जो कंप्लीट की है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में अगर मैं कह दूं कि भैया कितने टाइम पे किए तूने, अगर मैं ये इन्वॉल्व कर दूं, तो तुम इसे क्या बोलोगे? सर स्पीड। अगर मैं स्पीड बोलूं, मैं इसको क्या बोल दूंगा? स्पीड। अगर मैं एक डिस्टेंस के नीचे टाइम का डिवाइडेशन कर देता हूं, तो मैं इसे स्पीड बोलूंगा। बिल्कुल। नहीं तो स्पीड ही तो रेट होती है भाई, यही तो रेट है। आपकी रेट क्या है? आपकी चाल क्या है ना? कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस तय की, यही तो है रेट। यस। तो इसी की हम बात करने वाले हैं। तो देखो जरा, हमारे पास क्या है कि भैया एक रिएक्टेंट जो है वो किस में आ जाए? प्रोडक्ट में आ जाए। किस में आ जाए? प्रोडक्ट में आ जाए। तो एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट कितना टाइम ले रहा है? अगर एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में आया, तो उसने कितना टाइम लिया है, तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे? रेट बोल देंगे काइनेटिक के अंदर। सिंपल। अगर एक कंसेप्ट बैठ गया है ना, तो बस मतलब मजा आ जाएगा अब एकदम। देखो, ये देखो देखो देखो, इसको देखो, ये क्या है? यहां से बाइक लिया, यहां से चला, और यहां पहुंच गया, तो ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया ना? ओके सर। तो ये स्पीड देखो, डिस्टेंस इसने कंप्लीट किया है यहां से यहां तक का, जितना भी किलोमीटर है ना? तुम कहां जाना चाहते हो ये तुम तय करो, कहां जा रहे हो, ठीक है? तो देखो यहां से क्या हुआ बेटा? यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने टाइम किसी को रेट बोलते हैं, तो मैं स्पीड की जगह क्या लिख दूंगा? यहाँ रेट इक्वल टू क्या होगा? क्या हम किस किस कंडीशन में बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन की कंडीशन में। तो ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है मेरे भाई। क्या है जी? कंसंट्रेशन। तो देखो, पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? C1। बाद में कंसंट्रेशन कितनी हुई? C2 ऑन टाइम T। यही हमारे पास क्या है? रेट है। समझ गए होंगे पक्का ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यस। ओके। सर रेट तो समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया।
मैं इसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा तो पूरी रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, पूरी रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट में जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, अगर उस तक मैं बात करूंगा तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दूंगा। देखो यहाँ पर देखो बेटा फटाफट से, एक कोई कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, तो ये क्या यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है, t इक्वल टू 0 टाइम पे ये कितना था, C1 था, मतलब जो भी था ये 100% था, क्या था 100% था, उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या था 0। फिर t इक्वल टू टी टाइम पर क्या है, C2 है, क्यों, यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है आपके पास कंपोनेंट यानी कुछ ना कुछ बना है, तो इस वक्त C2 किसके इक्वल होगा, C2 जो है वो रिमेनिंग है, यानी C1 माइनस एक्स, यही तो होगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, C2 बोल रहे हैं। तो भैया C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना, कितना टाइम लिया था, तो T2 आपके पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, T1 है, ये क्या है, T2 है, ठीक है ना, तो ये कहानी होगी, समझ में आ गई। तो ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर क्या है कंसंट्रेशन है अपॉन टाइम। अगर बताओ 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 बताओ, ये 0 टाइम पे था, जी सर, ये 10 मिनट के बाद हुआ, जी सर, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 0, या सॉरी ऊपर तो टाइम है ना, तो कंसंट्रेशन ना, हाँ कंसंट्रेशन भी करो, कंसंट्रेशन कितनी थी 100 थी, फिर यहाँ पर ये कितना बन गया सर, ये 10 बन गया मान लीजिए, तो आपने क्या किया, C2 को क्या करोगे, 10 माइनस 100 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यस, और टाइम क्या है आपका T2 माइनस T1, टाइम तो 10 माइनस 0 हो गया, तो किस में आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा ना, माइनस कितना, माइनस 19 डिवाइड बाई 10 टाइम 10 मिनट्स आएगा, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है, माइनस लिया है, किसकी वजह से, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, दिस इज अ रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो भैया ये रिएक्टेंट के लिए है। तो देखो यहीं से हम दो बातें निकाल लेते हैं, so, देखो ये शॉर्ट रिवीजन है, एकदम रिवीजन है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, हम अपकमिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल एकदम वन शॉट में खत्म करने वाले हैं, तो खुद आ जाइए और मैदान में। इसलिए ये क्या है, एवरेज रेट है, क्या है बेटा, एवरेज रेट है, और एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, ऐसे कि C1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो ये थी, तो उस टाइम पे टाइम क्या रहा होगा T1, तो T1 पे कंसंट्रेशन C1 और T2 टाइम पे C2, तो अगर इस डिफरेंस को निकालते हो तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा रेट इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब ये रहा, ये इसको ये सीधा सीधा फॉर्मूला, यही क्या है आपका एवरेज रेट है, यही क्या आपका एवरेज रेट है, एवरेज रेट है, तो ध्यान रखना ये एवरेज रेट का फॉर्मूला है। यस, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, मतलब फिक्स एक टाइम पॉइंट पर, ये तो क्या है एवरेज रेट, तो क्या है, हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं इन द टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है, हम जो रेट डिफाइन करेंगे वो फिक्स्ड पॉइंट पर, फिक्स्ड टाइम पॉइंट पर हम जो है रेट डिफाइन करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ओके, समझ आ गया क्या, यस, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, माइन्यूट डिफरेंस निकालने के लिए, माइन्यूट पॉइंट की बात करने के लिए हम किसका यूज करें, डी का, तो यहाँ पर डी इक्वल टू कंसंट्रेशन C अपॉन dt, तो ये समझ आ गया होगा, ये किसका इंस्टेंटेनियस, कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ पे क्या कर देंगे, एक टेंजेंट रख देंगे, जिससे अपन को जो टच करेगा उस पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसकी सॉरी उसकी रेट निकाल लेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ये है, इस वक्त यहाँ टाइम क्या है, ये है, तो ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, तो बस यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर टाइम और निकल जाएगा। आगे बात समझ में, पक्का ना, के चलते हैं नेक्स्ट पर, आइए जरा बात करते हैं नेक्स्ट की। आइए, हमें पता है सर, ये तो सबको पता है सर, कंसंट्रेशन जो है किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट में जाएगी तो इनिशियली स्टेज पर कंसंट्रेशन 100 थी, यस, जब वो प्रोडक्ट में जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, और प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे 0 था, तो वो बनना स्टार्ट होगा, तो फिर 0 से ऊपर जाएगा, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, पहले 100 था, वहां से डिक्रीज हुआ किसके साथ, टाइम के साथ, तो ये आ गया, तो इसको क्या बोल दोगे, यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, आप जो ये रेट का फॉर्मूला लगाओगे ना,
के साथ में किसका, रिएक्टेंट का, उस पे माइनस लगाना है और प्रोडक्ट पर प्लस लगाना है। तो यही बता रहा है कि माइनस डिक्रीज हो रहा है और प्लस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट का है, इसमें हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। ओके, इसमें किसी को कोई इश्यूज नहीं होगा। आइए, तो हमें क्या लिखना है, एक लिखनी है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। एक तो तरीके देख लो कैसे कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो तरीका ये हो गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन के। ठीक है, तो ये हो गया। वही एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। इस फॉर्मूले से ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, उसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे वो सारी कहानी। चलिए, तो ये रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन आर, आर की पावर, ये हो गया। तरीका है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, कैसे, ये रहा सेकंड नंबर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, इक्वल टू वन अपॉन ए। ये ए क्या है, ये ए क्या है, ए कोई रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कह रहा हूँ ये एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में जा रहा है, और इसका यहाँ स्टोइकियोमेट्री जो है वो क्या है, ए है, और इसका क्या है, बी है। तो स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्री कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। कहाँ डिवाइड में जाएगी, तो स्टोइकियोमेट्री समझ गए ना क्या। जैसे मान लीजिए कि आपने बोल दिया 2NH3 है, ओके, फिर आपके पास क्या बन गया, N2 प्लस 3H2, क्या हो गया, 3H2। तो यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 है ना, बस इसको वो बता रहा है। यहाँ पर कितनी है, 1 है, यस। यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो ये 1 और 3 को बताने वाला इस तरह से B है। ठीक है ना, ये यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको सीधा सिंपल सा है। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस होगा, तो बस कुछ नहीं, आपने जो पहले वाला लिखा है ना, बस उसमें क्या कर देना, इसमें क्या कर देना, इसमें स्टोइकियोमेट्री का डिवाइडेशन कर देना, इसमें भी स्टोइकियोमेट्री का डिवाइडेशन कर देना, बस। कोफिशिएंट है रिएक्टेंट पार्टिकल्स का। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी ये, फिर तो जब जब रेट ऑफ रिएक्शन के ये फॉर्मूला इक्वल है और रेट ऑफ रिएक्शन के ये फॉर्मूला इक्वल है, तो क्या आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस। पक्का ना, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं, अगर विदाउट स्टोइकियोमेट्री यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर रिएक्टेंट है तो डिसअपीयरेंस बोल देंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो विदाउट स्टोइकियोमेट्री, अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या बोलोगे उसको, अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन दोनों का क्या, यहीं पे कंफ्यूजन है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस रिएक्टेंट के टाइम टी रेट के साथ में स्टोइकियोमेट्री का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 बाई कौन में करना है, कौन में क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब आप सीधा ये बोल दो ना, डिवाइडेशन करना है। क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, किसका, स्टोइकियोमेट्री का डिवाइडेशन करना है। ओके, दोनों में ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम स्टोइकियोमेट्री का यूज नहीं करते तो डिफरेंस और अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ना, खत्म होने की दर और बनने की दर है यार, कुछ नहीं, बस ये पूछ रहे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे, यूनिट का ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ध्यान रखना इसमें। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, है ना, अरे यहीं से निकल गया ना फॉर्मूला, तो यहीं से निकल गया ना। ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है कि नहीं होती, होती है ना। और नीचे क्या है, टाइम ना, टाइम क्या होता है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, नीचे है तो इनवर्स हो जाएगा, बस यही यूनिट है, यही यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना यूनिट का। ओके, चलते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसे अपने माइंड में अभी बिठा लो, बहुत अच्छे से बिठा लो, का ना। अच्छा, वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है, अगर आपको ये बेनिफिट लग रहा है यार, प्लीज इसे एक बार लाइक जरूर कीजिए, ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। यस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किस किस से इफेक्ट हो सकती है।
चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ लाइन मैंने लिखी हुई है ना हर एक चीज पर। देखो पहला पॉइंट फोकस करना, ये देखो क्या है? कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इस बात का ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हैज सॉरी इंक्रीज, दस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फिर आपका टेम्परेचर की कहानी में एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सो में ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस होती है और आपने और हीट दे दी तो बैकवर्ड आएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होती है और आपने हीट दी है तो फिर वो फॉरवर्ड होगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना, अगर एक्सो में है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज और एंडो में है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्लियर है? ओके, हाँ। चलिए नेक्स्ट है प्रेशर की कहानी। तो प्रेशर गैसियस में होता है कि अब प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी रिएक्टेंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर उसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो बोलो क्या होगा? वो पार्टिकल टूट के जाना ही नहीं चाहेगा क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। और फिर फाइनली हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। भैया कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। दैट मीन्स क्या कर देगा ये? इट विल बी चेंज। क्या बोलोगे? डोंट राइट नाउ इंक्रीज ऑन डिक्रीज, वन फेवर में मत जाना, इट विल बी चेंज ओनली, है ना? तो इट में बी इंक्रीज और इट में बी डिक्रीज। सीधा मत बोल देना कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जाम। ओके, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन। ठीक है ना? तो ये सीधी सीधी कहानी है, और वो भी किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उसकी पावर। प्रोडक्ट में भी तो कंसंट्रेशन है, उस पे मत चले जाना। ओके, चलिए आइए बात करते हैं सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। तो ये हो गया रेट लॉ। ये एक्टिव मास ऑफ रेट लॉ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ध्यान रखना, दो आदमियों के नेम जरूर ध्यान रखना, गुलबर्ग एंड वागे। किसका नेम? गुलबर्ग एंड वागे। एक्टिव मास दिया ना, एक्टिव मास रेट लो। क्या होता है सर ये? अरे भाई इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, इसको सिंपली सिंपली समझो आप। क्या है कि सर आपने जितना रिएक्टेंट लिया है ना, जितने पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट लिए हैं, यस, क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम्म? हो जाएंगे क्या? नहीं ना, सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होते। अरे इस धरती में जितने जितने मेल या फीमेल पैदा हुए हैं, क्या उन सबकी शादियां हो जाती है? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक कोई ना कोई तो ज्यादा नेचर, कोई ना कोई तो नंबर ऑफ में ज्यादा होगा ना, लेकिन नंबर ऑफ में ज्यादा होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। शादी तो फिर भी हो सकती है, पर फिर भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कईयों की देखो ना आपके एनवायरनमेंट में, कईयों की शादी नहीं होती है, कुंवारे हैं बेचारे, कुंवारे मर भी जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उनका जो नेचर या लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन है वो बेटर नहीं है। उनका कॉलिजन, जो टकराव है वो बेटर नहीं है ना? तो ये इस मैटर करता है। तो देखो भाई, यहां पर क्या है, जो रिएक्टेंट है ना, वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का जो कॉलिजन है वो अगर बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा।
और अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो वो भी नहीं जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि उनके पास इतना, अरे भाई उनके पास मनी नहीं है तो कैसे होगी। अब तो मनी का गेम है ना पूरा। ये क्या है, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ, तो ये रेट ऑफ लॉ की बात होगी। हाँ, हम गुलबर्ग और वाके की बात कर रहे थे, तो गुलबर्ग एंड वाके सिर्फ इतनी बात बोल रहा है कि भैया जिसके पास ये कॉलिजन की पावर, एक्टिव एनर्जी की पावर इतनी होगी, वही जाके बेटर कॉलिजन करेंगे, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं कि भैया ये एक्टिव है। कहने का मतलब यही है, अगर तुम एक्टिव नहीं रहे ना, तुम्हारी भी नहीं होनी शादी, तो तुम क्या हो जाओ, एक्टिव हो जाओ बिल्कुल एकदम। अगर ये पार्टिकल्स एक्टिव है तो यही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसी को क्या कहते हैं, एक्टिव लॉ ऑफ मास। एक्टिव लॉ ऑफ मास, सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। ओके, एक्टिव लॉ ऑफ मास है, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन की जो रेट है, ऑर्डर है, वो सब उसी पे डिपेंड करती है, पूरे कंसंट्रेशन पे नहीं, जो एक्टिव है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओके सर, समझ में आ गया। आइए, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज। हाँ देखो, ये हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। क्या कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसको एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों चीजों पे कंपेयर करो, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट द रेट लॉ, और ये क्या है, सम ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, यानी कि आपने इसकी सम करना है। यहाँ लिया आपने 2A प्लस 2B और बना दिया 3C। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ना, ये इनके, ये स्टोइकियोमेट्री है, इन स्टोइकियोमेट्री के सम, यानी कितना हो गया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 हो गया। तो इसके सम के है, जबकि ये किसके सम के है, जब आप यहाँ लिखोगे ना रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर आपने जो भी रिएक्टेंट लिखा है उसकी जो पावर होगी ना n, उसके इक्वल होगा, उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जबकि हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को, है ना। ये कैसी होती है, इट में भी ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट में बी जीरो, फ्रैक्शनल, डेसिमल, नेगेटिव, बट नॉट इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट नहीं होती है, बाकी सब होती है। जबकि ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, है ना। कुल मिला के पॉजिटिव होती है सिर्फ होल नंबर्स में, होल नंबर में भी नहीं होगी, जीरो नहीं हो सकती ना, नेचुरल नंबर में होगी। ओके, रेट, रेट आपके पास क्या है, इसको किसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये एक्टिव मास की जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, उनके क्या होगी, सम के इक्वल होगी, पावर की सम के इक्वल होगी, तो ये 3 ऑर्डर की होगी। ओके, यहाँ पे इसका समझ में आ गया मॉलिक्यूलरिटी, यस सर, आ गया है, कहानी पूरी समझ में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको फटाफट से रीड कीजिए। क्या है, देखो तुमसे अगर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन पूछ लेना, तो सीधा सीधा बोलना सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सीधा सीधा बोलना सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है उसमें कोई ना कोई एक कंपोनेंट एक्सेस में होता है, किसमें होता है, एक्सेस में होता है। इसीलिए जब कोई एक कंपोनेंट एक्सेस में हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, शुगर वगैरह ये सब होते हैं, तो सब क्या बोलेंगे इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक इस रिएक्शन को याद रख लेना सीधा सीधा कि ये NH3 वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। किसकी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये कुछ रिएक्शन है जो सीधे ही आपको याद रखनी है। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो एग्जांपल में क्या है, 2NH3 N2 प्लस 3H2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इसकी, 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गया। इसके देखो इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, रेट मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 0, तो रेट पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पावर में लिख दिया 2 और 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी ये और ये दोनों को जोड़ दो, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। आइए अब हम बात कर रहे हैं फटाफट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ले रहे हैं अपन जीरो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट क्या ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, t इक्वल टू 0 टाइम पर n नॉट था, ये 0 था, t इक्वल टू t टाइम पर ये क्या हो गया,
कुछ बन चुका है, कुछ बन चुका है। अगर ये कुछ बन चुका है तो बताओ यहाँ पर क्या रह गया? ए नॉट माइनस एक्स ही तो रहा होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? 80 बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें जो दिक्कत आती है ना यहाँ पर, पता है वो कौन सी आती है? हम ये डिफाइन ही नहीं कर पाते, पहचान ही नहीं पाते कि कौन क्या है। ध्यान रखना, ये जो ए नोट है ना, ये है आपका कौन? प्योर इनिशियली कंसंट्रेशन, है ना? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा लगभग क्या क्या होगा? 100% ही होगा। क्या होगा ये? 100% होगा। शुरुआत में तो 100 ही होगा ना, प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं। यस सर। और 80 क्या है? 80 क्या है? 80 है रिमेनिंग, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। क्या है ये? रिमेनिंग, बची हुई कंसंट्रेशन है। क्या है बेटा? बची हुई कंसंट्रेशन है। और ये एक्स क्या है? एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है क्या? ओके ना? ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये वाली चीज याद कर लो, ये वाली ए नोट मैंने क्या बताया? 100% होता है ना? बिल्कुल सर। तो 100% इक्वल टू किसके होगा? 80 क्या है? 80 तो कम हो गया ना, 100 से कम है ना, देखो ना। 80 तो क्या है? अगर ए नॉट 100% है, ओके। और अगर मान लीजिए कि x जो है वो 20 बन गया है, ओके, तो क्या करोगे? 100 माइनस 20 यानी क्या बचा? 80। अब बताओ 80 ज्यादा है कि ए नोट ज्यादा है? ए नोट ज्यादा है ना। ए नोट कितना है? ए नोट आपका कितना है? 100%। ए नोट क्या हो गया? 100 इक्वल टू 80 प्लस 80 में कुछ जुड़ेगा तो ही तो 100 के इक्वल आएगा, है ना? क्या है? 80 में कुछ जुड़ेगा तो ही तो 100 के इक्वल आएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है 80 इक्वल टू ए नोट प्लस के टी। ऐसा नहीं हो सकता है ना। 100 में क्यों जोड़ रहे हो? 80 के इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ध्यान रखना इस बात का, इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो कि, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ यही आता है बच्चों में कि सर हम इसे ए नोट इक्वल टू 80 प्लस के टी लिखे या फिर ए नोट इक्वल टू 80 माइनस के टी लिखे। तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना? ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास सिर्फ ये वाली चीज बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर, बन जाएगी। अगर ये चीज बन गई आपके पास, हाँ ये चीज बन गई आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो आपके पास जो है ये हमेशा ध्यान रखना, यहीं से ही इंटरफेयर कर दोगे ना। यहां से अगर ए नॉट इक्वल टू 80 प्लस के टी है तो आप क्या कर सकते हो? इधर 80 था ना, उसको निकाल के इधर ले आए तो देखो 80 इस साइड में क्या था? प्लस था ना, उधर जाते वक्त माइनस हो गया। ए नॉट माइनस 80, ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू के टी। ए नॉट माइनस 80 और टी को इधर ले आओ नीचे, टी इक्वल टू के। तो ये क्या हो गया आपका? जीरो ऑर्डर का के कैलकुलेट करने का फाइनल फॉर्मूला आ चुका है ना? तो बस सीधी कहानी है। तो हर एक में इसी से स्टार्ट करेंगे, हर एक में इसी से, किसी से नॉट इक्वल टू 80 प्लस के टी, ए नॉट इक्वल टू 80 प्लस के टी। ध्यान रखना, 100 तभी इक्वल हो सकता है जब उस अगले यानी 80 में यानी जो कम है उसमें कुछ जुड़े, है ना? तो इसीलिए कुछ जोड़ रहे हैं, प्लस के टी जोड़ रहे हैं, और क्या है? ओके सर, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? देखो ये तो आ गया आपके पास इसका फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास? के आ गया ना। के को क्या बोलते हैं ध्यान रखना। यहाँ पर देखो एन नोट को आपने ये बोला, तो यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखना। क्या? आर क्या है? आर सर आर है रेट ऑफ रिएक्शन। आर क्या है आपके पास बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। सर के बताओ, के क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनका रेट अलग अलग होता है, पर जो जो रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर से जा रही है तो उसकी रेट कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से हो रही है उसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ना, तो कांस्टेंट है उस वक्त जब हो रही है कांस्टेंट है। तो आपके पास ये के हो गया है, ठीक है। के इक्वल टू कंसंट्रेशन सी अपॉन टी, समझ में, ये फॉर्मूला इसका, तो इसको डिफरेंस बोल सकते हो ना, डिफरेंस बोल सकते हो इसको। ओके, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हो गई है, यस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हुई कि नहीं हुई, ये देखो ना। अगर मैं इसको माइनस में आएगी लेकिन, है ना, इसको अगर देखो माइनस के प्लस ही हो जाएगा ना, ए नॉट माइनस एटी होगा। तो देखो इसको, इसको किधर भेज दो, उधर भेज दो, एक्स को किधर भेज दो, उधर भेज दो, एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और 80 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ओके, तो ये एक्स के इक्वल टू होगी, तो इसको ध्यान रखना। इसको क्या लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, कहाँ लिखो यार, यहाँ लिख देता हूँ, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी लिखा जा सकता है। और ये एक्स क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ओके, तो अब ग्राफ बताओ, उसके बीच में ग्राफ क्या होगा। अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो, मैं केटी को उधर भेज दूं, उधर भेज दूं, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना, ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन कौन सी है, प्रोडक्ट की है, किसकी है, प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, दूसरी कहानी और कैसे बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, किसके इक्वल, ए नॉट जीरो, ए नॉट की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो हो जाए, किसी की भी पावर जीरो हो जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सर ए नॉट की पावर जीरो है, ए नॉट की पावर जीरो है तो ये वन के इक्वल है, यहाँ इंटू वन आ जाएगा, तब यहाँ जीरो ऑर्डर में क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसकी इक्वल हो गया, के, मतलब के किसकी इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना, याद रखना, क्या, सर यूनिट ऑफ के, जीरो ऑर्डर की क्या हो जाएगी, रेट की इक्वल हो जाएगी, और रेट की यूनिट क्या थी, मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पहले यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है ना। तो कौन है, जीरो ऑर्डर के, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, which order of reactions या which order of reactions is equal to a rate of reaction, मतलब यूनिट की बात कर रहा है। तो आपके पास किसकी इक्वल हो गई बेटा, इसकी इक्वल हो गई यूनिट। ओके, क्लियर है, यस। नाउ कौन सा हाफ लाइफ, यस, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन पूरी थी, उस टाइम पे जीरो था, टी इक्वल टू टी टाइम पर कंसंट्रेशन हो गई, इस वक्त जो एक्स है वो किसके इक्वल बन गया होगा, ये एक्स क्या है, ए नॉट अपॉन टू, क्योंकि हाफ इधर बना तो हाफ उधर बच गया, अरे आधा इधर बना तो आधा उधर बच गया, तभी तो एक बचा, यस 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 यस, तो बच गया। चलो उठाओ, कहां से, यहीं से एक्स वाले से बात करो, ये एक्स, ये डिफरेंस क्या है, एक्स है, सॉरी, ये क्या है, एक्स है। ओके, तो ए नॉट अपॉन टी, ए नॉट अपॉन टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टी, ये बात हो गई। ओके, तो देखो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, के इक्वल टू, अब ये मैं इसको ए नॉट अपॉन टू है ना, इसको क्या करूंगा, टी को मुझे टी हाफ निकालना है ना, तो टी को मैंने इधर भेज दिया, के को वापिस इधर लिया, मतलब टी को मैंने इधर भेज दिया और के को मैं इधर ले आया, तो ये सही है, हाँ। और ऊपर ए नॉट अपॉन टी था, टू था तो टू नीचे आ गया, बिल्कुल, यस। और इसकी यूनिट क्या होगी यार, इसकी यूनिट सेकंड होगी, क्योंकि टी हाफ कोई अलग थोड़ी है, टाइम ही तो है। व्हाट इज द टी हाफ, व्हाट इज द टी हाफ, भाई देखो, मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, यहां से टाइम चला और वो जस्ट 10 मिनट में हाफ हो गया, 10 मिनट में आधा जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितने, 10 मिनट में आधा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
तो ये टाइम अब क्या कहलाएगा? दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्या कहलाएगा बेटा? हाफ लाइफ कहलाएगा। तो ये कई तो यही समझते रहते हैं कई बच्चे तो कि टी हाफ लगाए चोरी होगा, अलग यूनिट। टी इज टाइम यार, टी हाफ इज अ टाइम, ध्यान रखना। तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड ना? यस। तो बस यही है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यस, ग्राफ पे आ जाओ थोड़ा सा। ग्राफ क्या है? रेट इज इक्वल टू के एन नॉट की पावर 1, रेट इज इक्वल टू के, ये तो अपन ने सोल्व कर ही लिया था। यस, एन नॉट इज इक्वल टू एटी प्लस के टी। यस, एटी इज इक्वल टू एन नॉट माइनस के टी। यस यस यस। तो देखो यहां पर देखो, पहला ग्राफ, ग्राफ नंबर फर्स्ट, ग्राफ नंबर फर्स्ट, रेट इज इक्वल टू के एन नॉट की पावर 0 है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल। तो आप बताओ इसका ग्राफ क्या है? रेट का हम टाइम के साथ, रेट का हम किसके साथ देख रहे हैं? टाइम बढ़ने के साथ साथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे टाइम बढ़ेगा तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा? रेट तो इक्वल टू कांस्टेंट के है ना, के कांस्टेंट के इक्वल है, तो रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है ना? तो ये ग्राफ होगा। ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ आपको किसका मिलेगा? फर्स्ट ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर है ना, उसका ग्राफ है हाफ लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखते हो? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के। तो यहाँ पर टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ, और कंसंट्रेशन कौन सी है? ए नोट कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट आएगा। तो ध्यान रखना, वहां पर आपके पास जीरो ऑर्डर में आपके पास रेट और टाइम के साथ जो ग्राफ है, रेट और टाइम के साथ जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आ रहा है, और वहां पर किसका आ रहा है? हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के साथ जो ग्राफ है वो कांस्टेंट आ रहा है जी, फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, फिर आ गया नंबर सेकंड। नंबर सेकंड पे क्या है बेटा? एन नॉट इज इक्वल टू 80 प्लस के टी। तो 80 इज इक्वल टू एन नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना, वो कौन सी है? 80 है, 80 है ना, बची हुई कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो कौन सी थी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी। किसकी थी बेटा? प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर आपके पास बची हुई कंसंट्रेशन और टाइम के साथ है। और ये कैसा ग्राफ है? ऐसा ग्राफ है ना? इंटरसेप्ट होगा, इसका स्लोप कैसा है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, स्लोप क्या है? स्लोप क्या है इसका? स्लोप माइनस के है। स्लोप क्या है बेटा? माइनस के है। ये किसकी इक्वल आएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गया, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ हो गया। टी हाफ का ग्राफ लो, एन नॉट अपॉन 2 के टी। अगर इसका ग्राफ निकालोगे तो आपके पास ए टी हाफ और कंसंट्रेशन कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन पे आएगी। कैसी आएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन में आएगी। बोलो, समझ आई क्या? ध्यान रखना, ये थर्ड नंबर, यानी इसके कितने ग्राफ हो गए? इसके भी 4 ग्राफ हो गए। 1 2 3 और 4 पहले हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ इसका टी हाफ और कंसंट्रेशन, इसका टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ कैसा है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। उसका टी हाफ कांस्टेंट, इसका टी हाफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, ध्यान से सुनो फिर। इसका इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट का टाइम के साथ कैसा है? कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर का रेट के साथ कैसा है? कांस्टेंट। और यहां पर रेट और टाइम के साथ कैसा है? रेट और टाइम के साथ कैसा है? स्ट्रेट, स्ट्रेट। देखो 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 देखो, क्या कहानी बनी है, क्या कहानी बनी है सर। फॉर जीरो ऑर्डर, ओके, अगर हम ग्राफ में बात कर रहे हैं किसकी? यहां पर बात कर रहे हैं रेट की, टाइम के साथ। और इधर है सर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। यहां पे कहानी बनी है रेट की टाइम के साथ, ओके। फिर यहां पर है आपकी किसके साथ? कंसंट्रेशन और टाइम के साथ, ओके, है ना। हाफ इसके साथ लेते हैं ना, टी हाफ के साथ, सॉरी, टी हाफ के साथ और
कंसंट्रेशन, टी हाफ के साथ और कंसंट्रेशन। बोलो इसका रेट टाइम के साथ जो चल रहा था वो कैसा आएगा? इसका रेट तो आ गया सर कांस्टेंट। इसका कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ कैसा आ गया सर? इसका कांस्टेंट। इसका कैसा आ गया? स्ट्रेट। और इसका कैसा आ गया? स्ट्रेट। समझ में आ गया ग्राफ? क्लियर है? समझ आ गया? इसका रेट टाइम के साथ कैसा? स्ट्रेट। इसका टी हाफ कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रेट। उसका रेट और टाइम के साथ कैसा है? कांस्टेंट। इसका टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ कैसा है? कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, यहां तक अपनी बात हो गई थी। इसका टी हाफ हो गया। फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? टी इक्वल टू 0 एन नॉट कंसंट्रेशन और टी इक्वल टू टी एन नॉट माइनस एक्स और एक्स। तो यहाँ पर जो आपके सामने बचा हुआ है, तो ये तो समझ गए एटी एटी वगैरह क्या है। फिर मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करना है। कहां से? एन नॉट इक्वल टू एटी प्लस के टी, इसमें कुछ जुड़ेगा और इसका इंटीग्रेटेड रेट लो जब आप निकालते हो तो आपको क्या मिलता है? एल एन एन नॉट इक्वल टू एल एन एटी प्लस के टी। मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों के आगे क्या लगा देना है? एल एन लगा देना है। तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो एल एन माइनस एल एन ए नॉट माइनस एल एन एटी इक्वल टू के टी। तो बस इसको क्या लिखा जा सकता है? एल एन जानते हो ना, इसको क्या लिखा जा सकता है? लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखते हैं? लॉग ए अपॉन बी लिखते हैं ना। तो बस वहीं से क्या है? एल एन इक्वल टू ए नॉट अपॉन एटी इक्वल टू के टी। ओके, तो मैंने क्या किया? इस k को निकालने के लिए t को इधर भेज दिया। यस, k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a नॉट अपॉन टी। ओके, यहां से ही मैंने क्या कर दिया बेटा? k यानी ln को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ln इक्वल टू 2.303 log 10 बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैंने ln की जगह क्या कर दिया? 2.303 log रख दिया और t तो t था ही, ln ln था ही। ये क्या था ध्यान रखना, ये कौन सी है? a नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है 100% होती है। एटी बची हुई कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का कि वो क्वेश्चन देगा द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट, कंप्लीटेड इन 30 मिनट इज 20%। 20% कंप्लीट हुई तो एटी क्या हुआ? तो ध्यान रखना 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, यानी ये 80 ये बचा है ना। 80 कितना बचा है? 80% बचा है। 80 भी 80% है ना। 80 कितना बचा है? 80% बचा है। तो ये ध्यान रखना, अगर वो कह दे कि इफ दिस रिएक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द आफ्टर द 30 मिनट रिमेनिंग 20%, आफ्टर द 30 मिनट रिमेनिंग 20%, पर रिमेनिंग 20% है तो यहाँ पर 80 क्या है? 20%, 20 ही बचेगा। ध्यान रखना 80 क्या होगा? 20 ही बचेगा। वो कह रहा है रिमेनिंग बचा हुआ, और वो कह रहा है कंप्लीटेड, इतना कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये आ गया फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होगी। ध्यान रखना यहाँ टाइम है, आप यहाँ पर लॉग ये कंसंट्रेशन की पावर से ये कट जाएगी अपन में आपस में, मोल पर लीटर दोनों ही कट जाएगी तो बचेगा तो सेकंड इनवर्स, खत्म कहानी। यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या लिखी जा सकती है? के और ए की पावर 1, ए की पावर 1, और ए की पावर 1 है तो ए का अस्तित्व है यहाँ पर, है ना, एग्जिस्टेंस है। यस, यूनिट के बारे में बात हो ही गई है। हाफ लाइफ ऑफ टाइम, हाफ लाइफ में वही कहानी कि टाइम टी पर ये कितना बच जाएगा? हाफ, और ये कितना बन जाएगा? हाफ। ओके, तो बस कुछ नहीं करना बेटा, ये फॉर्मूला उठाना है, इस पे जो कंसंट्रेशन है बची हुई 80 की जगह क्या रखना है? 80 की जगह क्या रखना है? टी हाफ रखना है। ओके, तो नीचे मैंने टी हाफ रख दिया, ए नोट से ए नोट कट गया, ऊपर 2 चला गया और 2.303 और log 2 की वैल्यू जो है मैंने पुट कर दी। टी हाफ को उधर ले जाओ, के को इधर ले आओ, टी हाफ को उधर ले गए, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 0.93 के आ गया। इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होगी। पता ना, आ जाओ फटाफट से ग्राफ पे बात कर लेते हैं। ग्राफ क्या है आपके पास? ये रहा ग्राफ। एंड अगर मैं ln a नॉट इक्वल टू 80 प्लस kt की बात कर रहा हूँ और मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो मेरे पास माइनस kt, यानी इस वाले अगर ln लिखा हो, ध्यान रखना ln 80 लिखा हो टाइम के साथ, तो उसका ग्राफ भी कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और अगर अगर
अगर भैया ध्यान रखना इसकी जगह कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ 80 और टाइम t के साथ ग्राफ ऐसा लिखा हो, तो ध्यान रखना ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा? जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का। पहचान क्या है? LNAT, LNAT। वहां LN नहीं होगा, LN नहीं होगा तो जीरो है, और LN है तो फर्स्ट ऑर्डर है। रेट और उसके बाकी का कंपैरिजन मैंने करवा ही दिया था, और ये दोनों कंपैरिजन आपस में हो ही गए। यस, बचा आरएनएस इक्वेशन का, तो आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह का बन के आता है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या? फर्स्ट ऑर्डर। ये एक रिकॉल रिवीजन था फास्टली, जो आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं की बातें की है। इंपॉर्टेंस जिसकी है उसकी मैंने बात की है। थोड़ी सी कोलिजन थ्योरी वगैरह आप देख लेना, पढ़ लेना, और पूरा पूरा कवर हो गया है। अब इस पे क्वेश्चंस की बात हम अलग से करेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट रिवीजन देना था, पूरा रिकॉल करना था, पूरे चैप्टर को कवर करना था। यही आपके काम का है। तो आई होप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपकी हेल्प हुई। और प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा यार, है ना? दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। और अपने दोस्तों को तो कर ही सकते हो, किसी और को ना करो तो, ठीक है ना? और प्लीज अगर आपने ये चीजें आपको बेनिफिट कर रही है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, है ना? थैंक यू।